चंपक एक गरीब मजदूर था। वो एक टूटे फूटे घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। चंपक रोज सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और गांव के किसानों का अनाज और फल सब्जी गोदामों तक ले जाता था। बस इसी काम से जो फूटी कौड़ी उसे मिलती, उससे अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन वो वापस आया तो घर की छत टपक रही थी और चंपक की पत्नी ने उससे बोला, अजी ये देखिए, अभी बरसात शुरू नहीं हुई और छत से पानी टपक रहा है। क्या करूं दीपाली, कब से छत की मरम्मत करवाने का सोच रहा हूं, लेकिन इतने पैसे ही नहीं बचते। जो कमाता हूं उससे रोज का राशन बमुश्किल मिलता है। मैं तो सोच रहा हूँ ये गोदाम का काम छोड़ दूं और कोई और काम ढूंढ लूं। नया काम ढूंढने में तो बहुत समय लग जाएगा और हमें घर की छत जल्दी ठीक करवानी होगी, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। रोशनी बता रही थी कि इस बरसात में खूब तूफानी बारिश होगी। अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया तो इस टूटी फूटी छत के नीचे हम सब बीमार पड़ जाएंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो दीपाली। अच्छा, मैं जमींदार के पास जाता हूँ। पिछले हफ्ते उसकी सब्जी मंडी ले गया था, हो सकता है वो अब मेरी कुछ मदद कर दे। ये कहकर चंपक जमींदार के घर की तरफ चल पड़ता है। नमस्ते जमींदार जी, कैसे हैं आप? क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे चंपक, हाँ हाँ कोई नहीं, आ जाओ। बताओ कैसे आना हुआ? जमींदार जी, एक मुश्किल आन पड़ी है, इसलिए कुछ मदद चाहिए थी आपकी। बरसात अभी शुरू नहीं हुई है और घर का छत टपक रहा है। सेहन की दीवार तो बस टूटने ही वाली है। अगर फौरन से मरम्मत ना करवाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पिछली दफा भी सैलाबी रिले के दौरान मेरी बकरियां बह गई थी। अगर वो होती तो उन्हें बेचकर मरम्मत करवा लेता। और तो और इस दफा मजदूरी भी इतनी कम मिली है कि कुछ बचा ही नहीं पाया। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे? मैं आपको किस्तों में लौटा दूंगा। चंपक, मुझे तुम्हारे घर के हालात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो मेरी जिम्मेदारी बहुत घाटे में जा रही है। इस दफा चावलों की फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई और जो हुई उन्हें कीड़े खा गए हैं, इसलिए मुझे बहुत नुकसान हुआ है। और हाँ, तुम भी अपने लिए कहीं और मजदूरी तलाश करो। जमींदार जी, मैं तो अपना मसला लेकर आया था, आपने तो मेरी मजदूरी ही बंद कर दी। अब इस बारिश में कौन मुझे काम देगा? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह अब कोई और काम धंधा ढूंढना होगा। फसल हुई नहीं और जमीन तो बेच रहा हूँ। अब कोई नया धंधा ही शुरू करना पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा? रास्ते में उसे कुछ मजदूर खेतों में काम करते हुए नजर आते हैं और खेतों के मालिक उन्हें काम करते हुए देख रहा होता है। शाबाश, इधर से भी खुदाई करो। हाँ भाई, तुम्हारा क्या काम है? खेतों के मालिक ने चंपक को देखते हुए कहा। नमस्ते सेठ जी, मैं भी एक मजदूर हूँ और अब तक अनाज सब्जी फल गोदाम और मंडी लाने ले जाने का काम करता था। अब नए काम की तलाश में हूँ। मैं बहुत मेहनती हूँ जी, हर किस्म का काम कर सकता हूँ। मेहनत से तो हर कोई काम करता है, लेकिन खेती बाड़ी का काम बहुत मुश्किल होता है। खुदाई करना है, हल चलाना है, खाद डालना है, फसल बोना और काटना कुछ भी आसान नहीं है। सभी काम मेहनत मांगते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। क्या इनमें से कोई भी काम आपके पास है? काम तो बहुत हैं, लेकिन मेरे पास पहले से बहुत से मजदूर हैं। तुम ऐसा करो, जब अनाज तैयार हो जाए तो इसे गोदाम पहुंचाने के लिए आ जाना। वैसे भी तुम यहाँ काम पहले भी कर चुके हो। लेकिन सेठ जी,
अनाज की तैयार होने में तो बहुत समय बाकी है। अभी मुझे तो काम की अभी जरूरत है। अभी तो कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कटाई के मौसम में आना। ये कहकर खेतों का मालिक चल पड़ता है और चंपक काम की तलाश में दोबारा निकल पड़ता है। फिर रास्ते में चंपक को गांव की उस्तानी का घर नजर आता है। वो सोचता है कि मैडम जी रोज स्कूल पढ़ाने जाती हैं। इनको जरूर किसी काम वाले की तलाश होगी जो बर्तन कपड़े धो जाए। कोई ना, मैं इनसे पूछ लूं। ये सोचकर चंपक गांव की टीचर के घर का दरवाजा बजाता है। नमस्ते मैडम जी, मैं चंपक हूँ। हाँ जी चंपक, बताए कैसे आना हुआ? मैडम, क्या आपके घर में कोई काम करने वाला चाहिए? मैं सब काम कर लेता हूँ। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़े और बर्तन धोना, ये सब मेरे एक हाथ का काम है। मेरे पास तो पहले ही एक काम वाली मौजूद है, वरना मैं आपको रख लेती। ये सुनकर चंपक बहुत उदास हो जाता है। वो जगह जगह काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिर वो थक हार के एक दुकान के बाहर बैठ जाता है। वहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कल टीवी वाले बता रहे थे कि इस दफा बहुत बारिश होगी और तूफान सैलाब आने का भी खतरा है। अरे टीवी वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हमें ऊपर वाले से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। पिछली दफा बताया कि सावन में कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें याद है कि मेरे सारे माल मवेशी सैलाब में बह गए थे। हाँ हाँ, तुम तो ठीक कहते हो। उनकी बातें सुनकर चंपक की परेशानी और चिंता मजीद बढ़ जाती है और वो वहाँ से कुछ खाए पिए बगैर घर चला जाता है। चंपक मन ही मन में सोचता है कि दीपाली कितनी पुरुम्मीद थी कि मुझे काम मिल जाएगा। अब मुझे बगैर किसी अच्छी खबर के आते देखकर कितना मायूस होगी। जब चंपक घर पहुंचता है तो देखता है कि दीपाली बिस्तर में होती है और बुखार से तड़प रही होती है। ओ दीपाली, दीपाली, अरे ये तुम्हारी माँ को क्या हुआ? माँ को शदीद बुखार हुआ है और उन्हें सख्त सर्दी लग गई है। अरे ये तो बेहोश है। मैं कुछ दवाई का इंतजाम करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। शायद मुझे सुरेश से पैसे उधार दवाई के लिए मांग लेने चाहिए। ये कहकर चंपक सुरेश के घर की तरफ चल पड़ता है। और उसके दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद सुरेश घर से बाहर आता है। अरे चंपक मियाँ, इस वक्त खैर है, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सुरेश, दीपाली बुखार से तप रही है और मेरे पास दवा लाने के पैसे भी नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं दवाई और डॉक्टर दोनों का इंतजाम कर लूं। बहुत महंगाई है चंपक, इस महंगाई में 1 रुपए की बचत नहीं कर पाता। फिलहाल तो मेरा अपना हाथ ही बहुत तंग है और बहुत सा कर्ज चुकाना है, वरना मैं तुम्हें जरूर पैसे देता। ये कहकर सुरेश घर का दरवाजा बंद कर देता है। चंपक अभी घर के बाहर ही होता है कि उसे आवाज आती है। चंपक था, पैसे मांग रहा था, कह रहा था अगले महीने वापस कर दूंगा, लेकिन इसके पास तो पैसे ही नहीं है और कोई काम भी नहीं, फिर कैसे वापस करता, तो मैंने नहीं दिया। सुरेश ने अपनी पत्नी को बताया। चंपक दरवाजे के बाहर उनकी बातें सुन लेता है और मायूस होके वहाँ से चला जाता है। फिर वो सेठ जी के घर चला जाता है। अरे तुम तो वही हो जिसे मैंने बताया था कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। तुम फिर आ गए? नहीं सेठ जी, काम के लिए नहीं आया। मेरी पत्नी बहुत सख्त बीमार है, उसके लिए दवाई का इंतजाम करना है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और दवाई के पैसे भी अगले महीने लौटा दूंगा।
तुम जानते हो मेरे पास तुम्हारे जैसे बहुत से मजदूर हैं। रोज कोई ना कोई बहाना बना के मुझसे पैसे ले जाते हैं। अब भला मैंने कोई कर्ज देने का ठेका ले रखा है क्या? हाँ? लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पैसे तो पेड़ों पर लगते नहीं। इस तरह रोज रोज लोगों को कर्ज देता रहूं तो मैं एक दिन खुद सड़क पर आ जाऊंगा। माफ करना, इस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं सेठ जी, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपक घर की तरफ चल पड़ता है और सोचता है, इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है? सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं भी पागल हूँ जो लोगों से मदद मांगने निकल पड़ा। चंपक अपनी सोच में चला जा रहा होता है कि रास्ते में एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और अपने होश खो बैठता है। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया उस रास्ते से गुजरती है। वो चंपक को बीच रास्ते में पड़ा देखकर परेशान हो जाती है। बेटा, क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश है और बुखार में तड़प रहा है। ऊपर से बारिश भी होने वाली है। शायद मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बुढ़िया खुद से बातें कर रही होती है। वो चंपक को अपने घर ले जाती है और उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती है। थोड़ी देर बाद चंपक होश में आ जाता है और पूछता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो दवाई की तलाश में निकला था। और अब कौन है? मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़े थे। ऊपर से बारिश का मौसम था तो मैं तुम्हें अपने घर ले आई। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे घर जाना होगा। बेटा, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। तुम्हारा अभी बिस्तर से उठना ठीक नहीं है। अभी आराम करो, सुबह चले जाना। आप मुझे भली औरत मालूम होती हैं। ऊपर वाला आपको खुश रखे। शुक्रिया बेटा, लेकिन तुम बेहोश होकर क्यों गिर पड़े? माँ जी, मेरे घर की छत से पानी टपक रहा था। बरसात के डर से मैंने सुबह से घर की मरम्मत का बंदोबस्त करने निकला हुआ था। मेरी बीवी बीमार हो गई। बस उसी की दवाई के लिए लोगों से उधार मांग रहा था कि न जाने खुद कब बेहोश हो गया और अब आँख खुली तो आपके घर में हूँ। फिर तो बेटा तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। ये ना हो तुम्हारी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ले जाओ और उनसे दवाई खरीद के ले जाओ। माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। आजकल के जमाने में कोई अपना भी किसी की मदद नहीं करता और आप एक अनजान आदमी की मदद कर रही हैं। बेटा, हम इंसान इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए है, वरना फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? ठीक कह रही हैं आप। मैं ये पैसे अभी ले तो रहा हूँ, लेकिन जरूर लौटा दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरी तरह किसी और की मदद कर देना। ये कहकर बुढ़िया चंपक को एक थैली देती है। वो बुढ़िया का शुक्रिया अदा करता है और अपनी पत्नी के लिए डॉक्टर और दवाई का इंतजाम करता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और बुढ़िया की दी हुई थैली में दीपाली के इलाज के बाद भी बहुत से पैसे बच जाते हैं। दोनों पति पत्नी उन पैसों से एक पकोड़ों की दुकान लगाते हैं। गांव के इर्द गिर्द के सभी लोग उस दुकान के पकोड़े खाने के लिए आते हैं। एक दिन सुरेश उसकी दुकान के करीब से गुजर रहा होता है। अरे भैया सुरेश, कहाँ जा रहे हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। या कुछ पकौड़े लेते जाओ, रास्ते में खा लेना। भैया, मेरा बेटा सख्त बीमार है, उसी की दवा के लिए कुछ पैसे उधार मांगने जा रहा हूँ। चंपक, तुम्हें याद है एक दफा तुम पैसे उधार मांगने आए थे? उस दिन मेरे पास पैसे थे, लेकिन अपनी कंजूसी की वजह से तुम्हारी मदद नहीं की और देखो अब मुझे उसकी सजा मिल रही है। अरे नहीं सुरेश, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास कुछ पैसे हैं,
तुम्हें किसी और से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। तुम अपने भाई से पैसे ले जाओ, जब दिल चाहे वापस कर देना। लेकिन मैं अपनी गलती की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त पैसे दे देने चाहिए थे। कोई बात नहीं भैया, रात गई बात गई, ऊपर वाला तुम्हारे बच्चे को सेहत दे। फिर चंपक सुरेश को कुछ पैसे देता है और वो खुशी खुशी अपने बेटे के लिए दवाई लेने के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद एक आदमी काम से थका हारा चंपक की दुकान पर आता। भाई, एक प्लेट पकौड़ी और एक कप चाय देना। अरे जमींदार जी, आप कैसे हैं? आपका नया कारोबार कैसा चल रहा है? कौन सा कारोबार चंपक? कारोबार तो बना ही नहीं। जमीन जिसको बेची वो तो ठग निकला और मेरे पैसे और जमीन के कागजात लेके भाग गया। शायद तुम गरीब की बद्दुआ लग गई। अगर उस दिन तुम्हारी छोटी सी मदद कर देता तो आज ये हालत नहीं होती। नहीं साहब जी, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी आपको। रोजी रोटी में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। मेरे पास अब पैसे तो रहे नहीं। अगर तुम्हें किसी दुकान का पता हो जिन्हें मुलाजिम की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जमींदार जी, ऊपर वाले की कृपा से मेरा कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है। मैं कुछ दिनों तक एक और दुकान खोलने जा रहा हूँ, तो आप वहाँ मुलाजमत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया चंपक, तुम एक भले आदमी मालूम होते हो। जमींदार पकोड़े खाने के बाद चला जाता है। चंपक और उसकी पत्नी भी शाम को दुकान बंद करके अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। चंपक की पत्नी रास्ते में उससे पूछती है, चंपक, बहुत दिन हो गए। अब तो हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हें उस नेक बुढ़िया के घर जाना चाहिए और उसका पैसा उसे वापस कर देना चाहिए। हाँ दीपाली, तुम ठीक कहती हो। मैं सुबह ही जाऊंगा और उस बुढ़िया को उसके पैसे वापस करके आऊंगा और साथ में दोबारा शुक्रिया भी अदा कर दूंगा। सुबह होते ही चंपक उस बुढ़िया के घर की तरफ चल पड़ता है। वो दरवाजा बजाता है और एक आदमी बाहर आता है। हाँ जी, आप कौन? नमस्ते, मैं चंपक। यहाँ एक बुढ़िया रहती हैं। मैं उनसे मिलने आया हूँ। उन्होंने मेरी बुरे वक्त में बहुत मदद की है। कौन सी बुढ़िया? वो लगभग 80 साल की औरत थी जिन्होंने मेरी मदद की। वो इसी घर में रहती थी। अरे भैया, मेरे घर में तो कोई औरत नहीं है, सिर्फ मेरी माँ थी और उसको फौत हुए 40 साल हो गए। पिछले 40 साल से मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अरे मुझे याद है, माँ जी यहीं रहती थी। आप शायद गलत जगह पर आए हैं। यहाँ पर कोई औरत नहीं रहती। ये कहकर आदमी घर का दरवाजा बंद कर देता है। और चंपक हैरान परेशान घर वापस आ जाता है। घर पहुँचते ही दीपाली उससे पूछती है, हाँ जी, पैसे वापस कराए? दीपाली, बहुत अजीब वाकया पेश आया है। मैं बुढ़िया के घर गया, लेकिन वह बुढ़िया नहीं थी। वहाँ बस एक आदमी था और उसने मुझे बताया कि घर में तो कोई औरत रहती ही नहीं है और वो अकेला रहता है। शायद गलत घर में चले गए होंगे आप। नहीं, मुझे उस घर का पता बहुत अच्छे से याद है और वो घर भी, क्योंकि मैं उस घर में 3-4 घंटे रहा। वो वही घर था। है ना हैरानी वाली बात? हाँ, है तो सही, लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारे बुरे वक्त में मदद करनी चाहिए होगी। वो बुढ़िया मेरे लिए फरिश्ता बन के आई। मैं उसको एक बार मिलना चाहता हूँ और उसके पैसे वापस लौटाना चाहता हूँ। आपको याद है उस बुढ़िया ने आपको क्या कहा था? तुम भी मेरी तरह दूसरों की मदद किया करना। अब हम उसे ढूंढ तो नहीं पाए, लेकिन मेरा ख्याल है हमें ये पैसे दूसरों की मदद के लिए खर्च करने चाहिए। हाँ, ये बात तुमने सही कही। शायद मुझे यह कर्ज ऐसे ही चुकाना चाहिए। चंपक उन पैसों से गरीबों की मदद करता है और उसके बाद भी वो हमेशा अपनी दुकान में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए रखता था और उसकी इस नेकी की वजह से उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया।
हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।